हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आधुनिक भारत अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। इस मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत मैंने अभी तक आप लोगों को 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और अब हम लोग चौथे चैप्टर अर्थात मराठा के बारे में पढ़ रहे हैं। इस मराठा के बारे में अभी तक हम लोगों ने कुछ वीडियो के माध्यम से पढ़ने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको अभी तक शिवाजी के पहले की कहानी और शिवाजी के जन्म, उनका राजनीतिक उत्कर्ष, उनका विजय अभियान के साथ ही साथ उनके राज्याभिषेक की भी चर्चा की है और उसके बाद उनके उत्तराधिकारी यानी जब 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई तो उनके बाद कौन कौन उत्तराधिकारी के रूप में आए, इसके बारे में भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है। अब हम लोगों को शिवाजी के प्रशासन के बारे में पढ़ना है और जब शिवाजी के प्रशासन कर लेंगे तब हम लोग पेशवा और आंग्ल मराठा संघर्ष की कहानी पढ़ेंगे। यानी आज की पढ़ाई करने के बाद हम लोग 70% पेशवा को मराठा को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि जितना ही चैनल शेयर होगा उतना ही आगे बढ़ेगा और हमारा मनोबल भी बढ़ेगा। इस मनोबल बढ़ने से मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहूँगा और आपको अपने मंजिल तक पहुँचाने में मैं पूरी कोशिश करूँगा, ताकि हमारे प्रयास से आप अपने मंजिल तक पहुँच पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं शिवाजी के प्रशासन की। कहा जाता है कि शिवाजी का जो प्रशासन था ना, वो हिंदुत्व पर आधारित था, यानी पुराने हमारे हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रहे थे। यही वजह था कि शिवाजी को लंबा एक संघर्ष के बाद एक अच्छा शासक माना जाता है, क्योंकि उस समय जो हमारा चारों तरफ से अगर मराठा की स्थिति को हम देखें तो हम मुगलों से या अन्य मुसलमानों की एरिया से घिरे हुए थे, एक तरफ अंग्रेज भी थे और इसी बीच में शिवाजी अपना उत्कर्ष को स्थापित कर रहे थे। ये हमने पीछे भी देखा है। हिंदुत्व उनकी पहचान थी, इसलिए शिवाजी और आगे निकलने का प्रयास कर रहे थे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि शिवाजी के राजत्व का आदर्श प्राचीन हिंदू सिद्धांतों पर आधारित था। ठीक है दोस्तों, प्राचीन हिंदू को मान करके वो लेकर के चल रहे हैं, यानी हिंदुत्व को लेकर के चल रहे थे। छत्रपति उनकी उपाधि थी। आपको पता होगा कि औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि भी दी थी और जब शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था 1674 ईस्वी में, तो उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तब से शिवाजी क्या कहलाने लगे थे? छत्रपति शिवाजी कहलाते थे। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि राज्य के संपूर्ण अधिकार एवं शक्तियां उनके ही हाथों में केंद्रित थी, यानी टोटल पावर अपने हाथों में लेकर के बैठे हुए थे। शिवाजी का साम्राज्य 2 भागों में विभक्त था। कितने भागों में था जी? 2 भागों में बटा हुआ था, यानी 2 तरह के थे। एक स्वराज जो उनका अपना राज्य था, जो बाद में उन्होंने अपने जीता था, जो अपने हाथों से फैला रखा था, और एक मुल्क, एक कादिम जो उनका पुराना प्रदेश था, जो पहले उनके दादा पूर्वज जो लेकर के आए थे वो उनका था, और एक शिवाजी का अपना जिसे वो स्वराज कहते थे, और एक पुराना जो था जिसे मुल्क, एक कादम कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार देखा जाए तो शिवाजी का जो स्वराज था वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के काफी बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ था, यानी चारों दक्षिण का लगभग पूरा हिस्सा वो कवर कर रहे थे और शिवाजी आगे बढ़ रहे थे। ये तो हमने शिवाजी के कुछ परिचय करा प्रशासन के बारे में। अब कहा जाता है कि शिवाजी अगर इतना तेजी से आगे निकल रहे थे और शिवाजी का राजनीतिक उत्कर्ष इतना अच्छा हो रहा था, तो उसके पीछे उनके कुछ मंत्रियों का हाथ था, जो बड़ी ही सुनियोजित और बेहतर तरीके से उन्होंने एक अपना परिषद बनाया था, जिस परिषद का नाम था अष्टप्रधान, यानी 8 मंत्रियों का समूह। शिवाजी के लिए 8 मंत्री ही ये क्या थे? 8 उनके स्तंभ थे और इन्हीं के बल पे शिवाजी लगातार अपने राजनीतिक उत्कर्ष को आगे बढ़ाते जा रहे थे और मुगलों को जबरदस्त टक्कर भी दे रहे थे। तो अब हम लोग अष्टप्रधान के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि ये वास्तव में शिवाजी का अष्टप्रधान क्या था।
कह रहा है कि प्रशासन में शिवाजी की सहायता और सलाह देने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी, जिसे हम लोग अष्टप्रधान कहते थे। आगे बात समझ में, जैसे तुलना अगर इसकी हम आज से करें तो आज भी हमारे प्रधानमंत्री होते हैं और वो प्रधानमंत्री को कुछ सहायता और सलाह देने के लिए उनकी क्या होती है, कैबिनेट होती है। तो उस कैबिनेट में प्रधानमंत्री अपना कोई भी निर्णय लेते हैं। वो अलग बात है कि आज के कैबिनेट में 32-35 लोग बैठते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन उस समय भी शिवाजी का यही अपना कैबिनेट ही था एक तरह से, जिस कैबिनेट में टोटल मंत्रियों की संख्या कितनी थी, 8 थी। तो मैंने तुलना करके आपको बता दिया। उसी 8 मंत्रियों को हम लोग क्या बोलते थे बाबू, अष्टप्रधान कहते थे। ठीक है। अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता था और उनकी नियुक्ति शिवाजी करते थे। जैसे आज मान लीजिए कैबिनेट होता है, कैबिनेट की परिभाषा ही होती है कि उसमें जो मंत्री का जो प्रधान होता है वो खुद होता है। जैसे मान लीजिए गृह मंत्री है तो हमारे अमित शाह हैं। तो अमित शाह अपने मंत्रालय क्या है, खुद ही हेड है वो, लेकिन उनकी नियुक्ति कौन दिया, शपथ कौन किया, तो आगे कोई प्रधानमंत्री के सलाह पर आगे राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री ही करते हैं उनकी। ठीक उसी तरह से राजा अपनी उनकी नियुक्ति करता था और वो सारे लोग अपने अपने विभाग के प्रधान होते थे। इसी को हम लोग अष्टप्रधान कहते थे। अब चलते हैं, बात करते हैं कि वो 8 आदमी कौन कौन होते थे। कह रहा है कि मंत्रियों से शिवाजी कोई भी सलाह मान लेने के लिए बाध्य नहीं थे। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी सलाह जो मंत्री देता था उसको मानने के लिए वो बाध्य नहीं थे। वो सुन तो जरूर लेते थे, बात कर लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो मान ही लेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं था। नोट कर रहा है कि शिवाजी ने किसी भी मंत्री का पद वंशानुगत नहीं किया, यानी अनुवांशिक नहीं होने दिया। ये बात एक बहुत महत्वपूर्ण थी, यानी किसी भी पद को वंशानुगत नहीं होने दिया। वंशानुगत का मतलब होता है कि आज मैं इस पद पे हूँ और मरने के बाद मेरे बेटा इस पद पे बैठ जाए, तो इसको हम लोग अनुवांशिक या हेरिडिटी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। लेकिन ये परंपरा उन्होंने डेवलप नहीं होने दिया। कहा कि जब तक आप हो तब तक तो आप काम कीजिए, जरूरी नहीं है कि मरने के बाद आपका बेटा भी आप ही के जैसा योग्य होगा और उस काम को संभाल पाएगा, इसलिए पद ये वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण काम शिवाजी ने की थी। अब अष्टप्रधान के सदस्य कौन कौन थे, कौन कौन मंत्रालय था उनके पास। सबसे पहला जो व्यक्ति था उनका, उसको बोलते थे हम लोग पेशवा, यानी मुख्य प्रधान, यानी प्रधानमंत्री समझ लीजिए। राजा अगर हो गए शिवाजी तो पेशवा होता था। इसका कार्य संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना, और राजा के बाद महत्वपूर्ण अधिकारी यही होता था, जो भी काम देखना होता था यही करता था, जिसका नाम था पेशवा। आगे चल करके यही पेशवा शिवाजी के वंशज को डाउन कर देते हैं और पूरे मराठा पर पेशवाओं का शासन शुरू हो जाता है। ठीक है। दूसरा अमात्य होता था, जिसे हम लोग अर्थ मंत्री यानी वित्त मंत्री कहते हैं, फाइनेंशियल मिनिस्टर कहते हैं। ये राज्य की आय व्यय की देखभाल करता था। तीसरा होता था मंत्री, जिसको कहते थे हम लोग वाक्यानवीस, दरबारी लेखक, यानी दरबार के लेखक के रूप में काम करता था। गुप्तचर और सूचना विभाग के कार्यों की भी देखभाल करना इसी का काम था। सुमंत चौथा होता था, यह राज्य का विदेश मंत्री होता था। ठीक है। सचिव यानी सुरनवीस, यह पत्राचार विभाग से संबंधित था। लेटर आया गया, कौन संदेश कहाँ गया, इन सब चीज़ों को देख रेख कौन करता था, सचिव करता था। छठा जो था वो सेनापति, जिसे सरे नौबत कहते थे। सेना की भर्ती, संगठन और उनकी आवश्यकता को देखना और कौन से काम कहाँ पे है, इस सबके प्रमुख कार्य कौन करते थे, सेनापति, जो शिवाजी के बाद होते थे। एक न्यायाधीश, जो राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश माना जाता था, और यह दीवानी तथा फौजदारी मुकदमों की देखरेख करता, मतलब दोनों प्रकार के मामला देखता था। दीवानी का मतलब होता है बाबू खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ जो कोर्ट कचहरी में काम होता है, और फौजदारी का मतलब होता है बेटा कि जो मारपीट मर्डर से जो जुड़ा हुआ काम मुकदमा होता है उसको। तो ये दोनों की न्यायाधीश राजा भी निर्णय लेते थे और राजा के बाद न्यायाधीश हुआ करते थे। एक होता था पंडित राव, धार्मिक मामलों में यह राजा का मुख्य सलाहकार होता था। ठीक है। धार्मिक मामलों में कोई भी चीज़ को बताने के लिए पंडित राव होते थे, और मुख्य पुजारी का भी कार्य करते थे। जब कोई यज्ञ होता था, कोई पूजा पाठ या कोई समारोह हो, तो उसमें जब राजा जाते थे तो पूजा पाठ कराने के लिए यही पंडित राव उनका पुजारी होते थे। इस प्रकार से इन्हीं 8 लोगों के बल पर शिवाजी ने अपने अष्टप्रधान के माध्यम से अपनी स्थिति को बेहतर करने का प्रयास किया था। बात कुछ समझ में आ रही होगी दोस्तों। अब कह रहा है कि सेनापति के अतिरिक्त सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे। मतलब जो सेनापति होता था ना, वहाँ तो पद था कि उस पर ब्राह्मण क्षत्रिय कोई भी व्यक्ति नियुक्त हो सकता है, लेकिन उसके अलावा जितने हमने 7 पद देखा
उसमें जब भी किसी की नियुक्ति होती थी तो वो किसकी होती थी, ब्राह्मण की ही नियुक्ति होती थी, इसके अलावा और किसी का भी नहीं होता था। ठीक है, कह रहा है कि न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़कर सभी को अवसर पड़ने पर सेना का नेतृत्व करना पड़ता था। बात समझ में आ रही है? कह रहा है कि न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़कर, ये दो पद जो थे इनको छोड़ करके कोई भी व्यक्ति तो विदेश मंत्री का हो, पत्राचार का हो, अर्थ मंत्री हो, जब जरूरत पड़ती थी तो उससे सेना का नेतृत्व करना पड़ेगा, उससे सेना में जाकर के काम करना पड़ेगा। ये एक शिवाजी का बहुत ही कठोर और बेहतर निर्णय था। प्रत्येक मंत्री के अधीन 8 अन्य अधिकारी होते थे, मतलब हर मंत्री के अंदर कुछ मंत्री होते, जैसे हमारा कैबिनेट के अंदर राज्य मंत्री होता है, उसी तरह से हर मंत्री के अंदर कुछ मंत्री होते थे जो मंत्री के कार्य में सहयोग करते थे। मतलब उस मंत्री का काम, जैसे अर्थ मंत्री है तो उसके अंदर में 8-10 मंत्री हैं, वो क्या कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था के लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अकेला तो कोई व्यक्ति काम कर नहीं पाएगा उतना, तो उसकी मदद करने के लिए वो काम करते थे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से शिवाजी क्या करते थे, इन सब के माध्यम से अपने प्रशासन को बेहतर किए, और इन्हीं बेहतर प्रशासन जिसे अष्टप्रधान या परिषद कहते थे, इनके बल पे शिवाजी ने अपने चरमोत्कर्ष को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। ये केंद्रीय हो गया। अब हम बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन। कह रहा है कि शिवाजी ने अपने मराठा राज्य को प्रशासन की दृष्टिकोण से 5 भागों में बांट दिया था, जिसे हम क्या कहते थे, प्रांत या सरभूसा कहा जाता था। क्या बोलते थे, सरभूसा या प्रांत। आज भी हमारा हिंदुस्तान एक है, कई सारे स्टेट हैं, 28 स्टेट की हम बात करते हैं, स्टेट में भी उसके नीचे आते आते हम गांव तक पहुंच जाते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे कई प्रांतों में शिवाजी का जो साम्राज्य था वो बटा हुआ था 5 प्रांतों में। कह रहा है कि शिवाजी ने अपने क्षेत्र को स्वराज नाम से पुकारते थे। शिवाजी अपने क्षेत्र को क्या कहते थे, स्वराज कहते थे, याद रखिएगा। प्रांत के सर्वोच्च अधिकारी को सरे कानून या मुख्य देशाधिकारी कहा जाता था। क्या बोलते थे जी, तो जो प्रांत है, जैसे आज हमारे प्रांत के अधिकारी को क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर कहते हैं ना जी, मुख्यमंत्री कहते हैं ना। ठीक इसी प्रकार के सरे कानून या मुख्य देशाधिकारी कहा जाता था। ठीक है, मराठा राज्य इस प्रकार बटा हुआ था, अलग अलग तरीके से बटे हुए थे। उत्तरी प्रांत, दक्षिणी पश्चिमी प्रांत, दक्षिण पूर्वी प्रांत और दक्षिण प्रांत, और एक मध्य प्रांत तो था ही। तो इस प्रकार से 5 प्रांतों में शिवाजी का पूरा साम्राज्य बटा हुआ था। शिवाजी के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। आज भी हमारे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती है, तो वहां भी सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव के अधिकारी को हम लोग पाटिल या मुखिया कहते थे। आज भी गांव का जो प्रधान होता है उसे प्रधान या मुखिया कहा जाता है, उस समय पाटिल या मुखिया कहा जाता था। बिल्कुल सेम ही चीज़ों को आगे हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तुलनात्मक तरीके से पढ़ेंगे, शिवाजी की प्रशासन को बेहतर तरीके से समझने में आप सफल हो जाएंगे। अब कह रहा है कि भू राजस्व व्यवस्था, शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, जो कर वसूली करते थे। कह रहा है कि शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था पर आधारित थी, जो एक अलग अधिकारी था मुगलों का, उसी पर आधारित किया था इन्होंने। माप का आधार, जमीन को माप करके देते थे, माप का आधार जरीब या काठी होता था। आज भी हमारे गांव में देखिएगा ना, गांव देहात में आज भी काड़ी से या जरीब से जमीन को मापा जाता है, तो वही मापने का तरीका था। उपज के आधार पर इन्होंने भूमि को 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था बेटा, 3 भागों में बांटा था, जैसे उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और निम्न भूमि। यानी उपज के आधार पर सबसे ज्यादा जहां से उपज होती थी वहां उसको उत्तम भूमि कहा गया, उससे कम अगर उपज होती थी मध्य भूमि, और सबसे निम्न होती थी उसको निम्न भूमि। और उसके बाद एक बंजर होता था। बंजर भूमि से शिवाजी टैक्स वसूली नहीं करते थे। लिख रहा है कि प्रारंभ में उपज का 1/3 भाग निर्धारित किया गया था। बंजर भूमि पर कर नहीं लगता था। कर वसूली का आधार रैयतवाड़ी व्यवस्था था, यानी किसानों के माध्यम से ही, रैयत मतलब किसान होते हैं, उनसे वसूलने का आधार बनाया जाता। राजा और सीधा किसान के बीच में संपर्क होता था। जमींदारी जैसी व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी। ठीक है दोस्तों, अब एक अन्य राजस्व था उनका, अन्य राजस्व था जिसको हम लोग चौथ और सरदेशमुख बोलते थे। ये सबसे महत्वपूर्ण है जो शिवाजी के बारे में पूछा जाता है उनके राजस्व विभाग से। चौथ का मतलब क्या होता था, तो सीधा समझिएगा, जो शिवाजी का जो अपना इलाका था, उस इलाके को छोड़ करके जो पड़ोसी का इलाका होता था, उस इलाके से शिवाजी चौथ वसूलते थे, यानी कर का 1/4 हिस्सा वसूलते थे टोटल का। इसलिए कि आपका जो राज्य है ना वो सुरक्षित रहेगा, आपके राज्य में कोई व्यक्ति बाहरी आक्रमण नहीं करेगा, लूटपाट नहीं करेगा, चोरी डकैती नहीं करेगा। इसको बचाने के लिए शिवाजी क्या करते थे, चौथ लेते थे। इसको हम लोग चौथ कहते थे, 1/4 हिस्सा। बात समझ में आ गई। जिसे आज देखिएगा ना कि रंगदारी टैक्स वसूलते हैं लोग, जो बाजार में होता है, उसी तरह से ये तो वही कह रहा है कि अब पड़ोसी राज्यों से वसूल की जाती थी।
इसकी मात्रा राज्य की आय का 1/4 होता था। इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को शिवाजी के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन मिलता था कि आपके ऊपर शिवाजी कोई भी आक्रमण नहीं करेंगे, आपका लूटपाट नहीं करेंगे अगर आप चौथ देते रहेंगे। तो इस तरह से शिवाजी डरा धमकाकर भी चौथ वसूलने का प्रयास करते थे। चौथ समझ में आ गया। उसके बाद होता था बेटा सरदेशमुख, यानी टोटल हिस्से का 10वां हिस्सा, मतलब जो उपज हो रही है उसका 10वां हिस्सा 10%। कह रहा है कि यह कर भी पड़ोसी राज्यों से ही वसूला किया जाता था। यह उस प्रदेश के भूमि कर का कर था जो 1/10 भाग लेते थे। सरदेशमुख वसूल करना शिवाजी अपना कानूनी अधिकार मानते थे, क्योंकि वो पैतृक संपत्ति मानते थे और कहते थे कि सरदेशमुख वसूलना मेरा अपना काम है। तो जो अपना जमीन होता था उसका 1/10 लेते थे और पड़ोसी वालों से कितना लेते थे, 1/4 लेते थे। और इस प्रकार से 2 प्रकार के कर था उनका, सरदेशमुख और चौथ। ये कई बार क्वेश्चन आपके पूछा गया है, हमेशा ही इंपॉर्टेंट माना जाता है सरदेशमुख और चौथ, इसको बाबू याद रखना आप लोग। इसके बाद आता है सैन्य प्रशासन शिवाजी का, यानी सेना का प्रशासन। तो कहा था कि शिवाजी के सैन्य प्रशासन में दुर्ग, तोपखाना, नौसेना, घोड़सवार सेना, पैदल सेना सभी शामिल थे। मतलब हर लेवल पर शिवाजी के सेना में लोग शामिल थे। पैदल भी सैनिक थे, घोड़ा पे भी करने वाले सैनिक थे, नौसेना भी थे, तोपखाना भी था। इस प्रकार से शिवाजी के सैन्य प्रशासन को हम लोग देख सकते हैं। डिटेल इसमें हमने नहीं लिखा कि वहां से उतना क्वेश्चन नहीं पूछाता है। अब आता है न्याय प्रशासन। शिवाजी का न्याय प्रशासन निष्पक्षता पर आधारित था, मतलब बिल्कुल निष्पक्ष, कोई भेदभाव नहीं, किसी के साथ ऊपर नीचे का नहीं, जो है वही उसी को देख करके ध्यान में रख करके कठोर निर्णय देने के लिए शिवाजी बाध्य रहते थे हमेशा। शिवाजी स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के सम्मान थे। शिवाजी का न्यायालय धर्म सभा कहलाता था। उसके न्यायालय को क्या बोलते थे हम लोग, धर्म सभा बोलते थे, याद रखिएगा। शिवाजी के न्यायालय को क्या बोलते थे बाबू, धर्म सभा बोलते थे। उसके बाद प्रांतीय स्तर पर उनका न्यायालय जो होता था उसको मजलिस कहते थे। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। उसी तरह सबसे ऊपर जो होता था धर्म सभा। उसके बाद जो प्रांत के स्तर पर होता उसको मजलिस कहते थे। और गांव के स्तर पर पंचायत की व्यवस्था होती थी, वहीं पर क्या होता था, उनको निर्णय दिया जाता था। जो जैसा काम करता था उसी तरह से, जैसे आज भी हमारे यहाँ होता है, पंचायत स्तर पर भी निर्णय हम लोग देते हैं और लेते हैं। उसके बाद धार्मिक नीति तो बात छोड़ ही दीजिए। धार्मिक नीति तो शिवाजी की बहुत अच्छी थी, यानी धार्मिक सहिष्णुता का वो परिचय दे रहे थे। यानी किसी भी धर्म को लेकर के वो क्या थे, एकाग्र वो नहीं थे, मतलब वैमनस्य उनके अंदर नहीं था। जितना वो हिंदू धर्म को मानते थे उतना ही सपोर्ट मुस्लिम धर्म को भी करते थे। वो अलग बात है कि मुसलमान इन्हें देखना नहीं चाहते थे, लेकिन शिवाजी धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देने में सफल रहे थे। इस प्रकार हमने शिवाजी के प्रशासन को कई स्तरों पर बांट करके देखने का प्रयास किया। जहां से मुख्य क्वेश्चन जो आते हैं वो मैं आपको बता दूं, शिवाजी के अष्टप्रधान हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिवाजी के प्रांतों को कितने भागों में बांटा गया था, इससे सवाल पूछे जाते हैं। शिवाजी के चौथ और सरदेशमुख यानी भूराजस्व जो व्यवस्था थी, यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे आप ध्यान से 1 बार 2 बार 3 बार लगे आपको वीडियो देखना तो जरूर देखिएगा, लेकिन अच्छे से करके आप नोट्स तैयार कर लेंगे। या मेरा टेलीग्राम चैनल से इसे PDF को डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वहाँ पे हर रोज डाल देता हूँ हर PDF, और इस प्रकार से आपको क्या होगा, इस चैप्टर को कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अब पेशवा के बारे में पढ़ेंगे बाबू, पेशवा, और कोशिश करेंगे कि आगल मराठा संघर्ष ये दोनों एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। वैसे पेशवा तो बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ा चैप्टर है, तो देखते हैं क्या होता है। अदरवाइज आने वाले 2 वीडियो में यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने इससे बिल्कुल घबराने की कोशिश नहीं की, आराम से आपको बताने का प्रयास किया, ताकि कई बार क्या होता है कि लोग मराठा को छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। आप उसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि मराठा से कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं और उस क्वेश्चन का जवाब देने में आप सक्षम रहें और प्रश्न का उत्तर दे दें। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।